फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आईएएस संसार यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस संसारी में। और दोस्तों यहाँ पर यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर मिल रही हैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया, पिछली क्लासेस को, वो सभी स्टूडेंट्स चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लें। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बना दी गई हैं, तो पिछली क्लास को आप जरूर अटेंड करें ताकि परीक्षाओं में आपको फ़ायदा हो सके और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आपकी जो सोशल साइंस की क्लास है वो शाम 6 बजे से आपको मिल रही है। ठीक है, साइंस की क्लास शाम 7 बजे से, और जो आपका फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, वो उसकी क्लास आपको रात 8 बजे से मिल रही है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये आपका सेकेंड पेपर है, इसकी क्लास आपको रात 9 बजे से मिल रही है। ठीक है, तो सारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। इसके साथ ही हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं वो लेकर आ चुके हैं। ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा। वो स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि उनको कितना ज़्यादा फायदा हुआ। प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो 99% आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, और उससे आपको पता भी चलता है कि किस तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन पेपर अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सन 2016 से लेकर सन 2023 तक, ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर विस्तृत व्याख्या से, ठीक है, विस्तृत व्याख्या की गई है क्वेश्चंस की। ठीक है, सारे आंसर्स उसमें बताए गए, सही से समझाया गया। वो सारे क्वेश्चन पेपर हम PDF फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज ओनली 100 रुपीज़ में सारी PDF फाइल आपको जो है वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। और इन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपको 100% परीक्षा में जो है वो रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हुए। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया और अच्छे से सारी चीज़ें समझाई गई हैं, चाहे वो मैथ का सब्जेक्ट हो या साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, सोशल साइंस हो, ठीक है, या हिंदी हो, सारी चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से इसमें कवर किया गया। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सन 2016 से लेकर 2023 तक के सभी सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व किया गया है। और ये आपको ओनली 100 रुपीज़ में इस समय उपलब्ध है, शुरू के केवल 500 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे ही ये 500 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे इसकी जो फीस है वो बढ़ाई जा सकती है। तो आप जितना जल्दी हो सके इसे परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लासेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए हर्ष के साहित्य अनुराग पर दृष्टि डालना है। ठीक है, जो हर्ष था, ठीक है, उसका जो साहित्य अनुराग था उस पर आपको दृष्टि डालना है। तो ये पहला प्रश्न है आज की क्लास का। इसमें बताया गया है कि जो हर्ष था वो विद्यानुरागी और साहित्य प्रेमी शासक के रूप में भी विख्यात है। ठीक है, जो हर्ष था वो कैसा था, विद्यानुरागी, ठीक है, और साहित्य प्रेमी, साहित्य से प्रेम करने वाले शासक, ठीक है, कौन था, हर्ष, ठीक है, इसके रूप में ये विख्यात है, यानी कि प्रसिद्ध है। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आदर भी करता था। कौन, हर्ष, ठीक है। हर्ष का जो दरबार था वो विद्वानों से भरा रहता था। प्राचीन काल की सारी चीज़ें बताई गई। इनमें बाणभट्ट सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, बाणभट्ट किसके शासनकाल में उसका दरबारी था, ठीक है, किसके शासनकाल में उसका दरबारी था, हर्ष के शासनकाल में हर्ष का दरबारी था। कौन था, बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट के अलावा मयूर, मातंग, दिवाकर भी उसके दरबार में भी थे। ठीक, इसके अलावा बाणभट्ट के अनुसार हर्ष स्वयं काव्य में प्रवीण था। इसके बाद आगे बताया गया कि हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक तीनों नाटकों की रचना की थी। ठीक है, तो ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो रत्नावली है वो किसकी रचना है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर रत्नावली है या प्रियदर्शिका है या नागानंद है, ये किसकी रचना है, तो आपको लिखना है हर्ष, किसकी, हर्ष की। ठीक है, तो ये साहित्य अनुराग से संबंधित जो जानकारी थी वो यहाँ पर आपको मिली हर्ष के शासनकाल की। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि सिकंदर लोदी की उपलब्धियाँ बताइए। जो सिकंदर लोदी था, प्रश्न संख्या 2, उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी। ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षाओं में आए हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये जो क्लासेस आपकी चल रही है इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर
जो परीक्षा है उनमें आए हुए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन जो जाएँ वो इसमें इंक्लूड नहीं किए गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें केवल कुछ ही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। अगर आपको टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए तो उसके लिए वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, जो नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी PDF फाइल मिल जाएंगी। सिकंदर लोधी की उपलब्धियों को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, सिकंदर लोधी ने पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया था। जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, इस साइड में आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, तो इस साइड में क्या था, जो गंगा नदी थी, ठीक है, गंगा नदी की घाटी पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। किसने? सिकंदर लोधी ने। इसकी उपलब्धियाँ, दूसरी उपलब्धि यहाँ पर बताई गई है। दूसरी उपलब्धि ऑप्शन यहाँ पर है, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नवीन नगर आगरा में बनाई, ठीक है। जो नया नगर आगरा बना था उसमें क्या थी, राजधानी उसने बनाई, कहाँ से? दिल्ली से हटाकर, ठीक है, आपको रखना है याद। साफ यहाँ पर है, उसने वस्तुओं के मूल्य, ठीक है, जो वैल्यू थी, मूल्य घटाकर उन पर नियंत्रण करके लोगों की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास किया। यानी कि जो वहाँ पर उस समय चीज़ें थीं, जो वस्तुएं थीं, उनको थोड़ा सस्ता किया, ठीक है, यानी कि महंगाई को कम करने का उसने प्रयास किया। इसके बाद अंतिम में यहाँ पर पॉइंट बताया गया कि उसने भूमि की माप कराकर, जो उस समय की ज़मीन वगैरह थी, ठीक है, उसको नपवाया, उसने माप कराई, ठीक है, भूमि की माप कराकर भू राजस्व वहाँ पर निर्धारित कर दिया। पहले क्या था, भूमि पर ये जो था वो राजस्व लिया जाता था, यानी कि टैक्स लिया जाता था, उस पर उसने क्या था कि जो भू राजस्व था वो फिक्स कर दिया कि कितनी भूमि पर कितना जो कर है, यानी कि जो टैक्स है वो देना है, ठीक है, जनता को या जो कृषि करने वाले लोग हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें उपलब्धियाँ थी किसकी, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी गई। तो सिकंदर लोधी की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आप याद रखेंगे और हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 3, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रमुख 4 राजपूत वंशों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। प्रमुख रूप से जो 4 राजपूत वंश हैं उनका वर्णन करना है, ठीक है। चारों राजवंश के बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रमुख 4 राजवंश हैं। तो इसमें पहला राजवंश आपको यहाँ पर बताया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश से। अग्नि कुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो था वो प्रतिहार वंश था। क्या था? प्रतिहार वंश था। अग्नि कुल के जो राजपूत थे उनमें जो सबसे अधिक प्रसिद्ध था, ठीक है, वो प्रतिहार वंश ही था। ये आपको याद रखना है। जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण, ये किससे संबंधित था? प्रतिहार वंश गुर्जर, ठीक है, किसकी शाखा से? गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहे जाते थे। इतिहास में जो गुर्जर थे वो प्रतिहार कहे जाते थे। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में, पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल लेख मिला है, ठीक है, उसमें गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। सबसे पहले किस जाति का उल्लेख हुआ है? गुर्जर का, ठीक है, किसमें? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में। ये भी आपको याद रखना है। आगे बताया गया कि मिहिर भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था मिहिर भोज। ये आपको याद रखना है। भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम आए, उसके बाद महेंद्र महिपाल प्रमुख ये शासक हुए, ठीक, किस वंश के? गुर्जर प्रतिहार वंश के। और इसका जो महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है, जो फेमस शासक था वो था मिहिर भोज। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर और दूसरे पॉइंट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, अगला राजपूत वंश कौन सा है? अगला राजपूत वंश के बारे में बताया गया है नंबर 2 में पाल राजवंश, ठीक। तो गुर्जर प्रतिहारों के समान बंगाल में गोपाल ने एक ऐसी राजशक्ति को जन्म दिया जिसने वहां दशकों से चली आ रही अराजकता को खत्म कर दिया। गोपाल के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी धर्मपाल 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक पाल वंश का राजा हुआ और धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसका जो सुयोग्य पुत्र था देवपाल, ठीक है, देवपाल पालवंशी, वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। किसकी मृत्यु के बाद? किसकी मृत्यु के बाद आप यहाँ बताएंगे। तो यहाँ बताया गया है कि धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक पाल वंश का राजा हुआ था, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जो धर्मपाल था वो पाल वंश का राजा किस शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तो उसका शासनकाल था 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक। इसके बाद धर्मकाल के बाद बताया गया कि धर्मपाल की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो उसका पुत्र था देवपाल पालवंशी, ये गद्दी पर बैठा और पाल राजवंश उसने चलाया आगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा राजपूत वंश के बारे में बताया गया है चहमान वंश, ठीक है। चहमान वंश के बारे में आप पढ़ेंगे। तो चहमान वंश के बारे में बताया गया इस वंश का जो उदय था वो शाकंभरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शाकंभरी में हुआ था। चहमान के प्रारंभिक राजाओं में वासुदेव और गुबक के नाम उल्लेखनीय। जो प्रारंभिक राजा थे स्टार्टिंग में, उसमें कौन कौन से राजाओं के नाम मिलते हैं? वासुदेव और गुबक, ठीक है, इन राजाओं के नाम मिलते हैं स्टार्टिंग में। चहमान वंश का जो सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शक्तिशाली राजा था,
ठीक है, सबसे प्रसिद्ध था और शक्तिशालियों में सबसे अंतिम था। इसके बाद कोई शक्तिशाली राजा जो था वो नहीं हुआ इस वंश में, चहमान वंश में। ठीक है, तो जो अंतिम शक्तिशाली राजा था पृथ्वीराज तृतीय, जो कि 1179 से लेकर 1193 ईस्वी तक इसने वंश किया चहमान वंश के रूप में। ठीक है, इसके बाद इसके राजकवि चंद्रबरदाई, ठीक है, इसका नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य की रचना की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये सभी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये प्रश्न। ठीक है, जो राजकवि था किसका था? ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था चंद्रबरदाई। ठीक है, इसने एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ये प्रश्न आपको अलग अलग तरह की हजारों परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और हो सकता है आपको पता भी हो इसका आंसर, ये चंद्रबरदाई था। ठीक है, किसने? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य की रचना की। इसके बाद ये आपको याद रखना कि जो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने। ये बार बार आपसे पूछा जाता है, चाहे वो डीएलएड का एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, किसी भी सुपर टेट का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज़ बार बार पूछी जाती है। उसके बाद 1193 ईस्वी में तराइन ने द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हो गया। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1193 ईस्वी में, उसमें क्या था? पृथ्वीराज पराजित हो गया, यानी कि हार गया। अजमेर और दिल्ली दोनों ही तुर्कों के कब्जे में आ गए इसके बाद, और इस प्रकार चहमान सत्ता का अंत हो गया। ठीक है, तो ये हमने जाना चहमान वंश के बारे में। इसके बाद अंतिम राजपूत वंश के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो 4 राजपूत वंश के बारे में कहा गया था बताने के लिए। तो चौथा है आपका चंदेल वंश। ठीक, जहाँ आजकल बुंदेलखंड है, ठीक है, इस समय वर्तमान समय में बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहीं पर चंदेलों की राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ था। जो चंदेल थे उनका उदय कहाँ पर हुआ, उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वर्तमान में जहाँ पर बुंदेलखंड का जो एरिया। ठीक है, खजुराहो उनकी राजधानी थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी, ये भी आपको याद रखना। इस वंश का जो सबसे प्रथम राजा था वो नन्नुक हुआ। इस वंश का, चंदेल वंश का जो सर्वप्रथम राजा था वो कौन था? नन्नुक था। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? परमर्दी या परमल था। कौन था? परमर्दी या परमल। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था कौन था? परमर्दी, इसका नाम था परमल। इसके समय में अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज ने आक्रमण किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालांजर पर आक्रमण किया। तब परमार्दी ने उसका घोर विरोध किया था, किंतु अंत में, लेकिन लास्ट में उसे हार खानी पड़ी। इस प्रकार चंदेल राजवंश का अंत हो गया। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 4। भारत में इस्लाम धर्म के उदय पर प्रकाश डाली। भारत में किस तरीके से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, यानी कि किस तरह से इस्लाम धर्म का उदय हुआ? तो चलिए जान लेते हैं इस्लाम धर्म का किस तरह से उदय हुआ इंडिया में। भारत में इस्लाम धर्म जो था वो अरब के व्यापारियों के माध्यम से, अरब देश से जो व्यापारी होते थे, जो बिजनेसमैन आते थे इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उन बिजनेसमैन यानी कि व्यापारियों के माध्यम से मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय से स्थापित माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय से ही भारत में इस्लाम धर्म का जो उदय था वो स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, जो अरब के व्यापारी इस्लाम धर्म को मानते थे, अरब के जो बिजनेसमैन लोग थे जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, तो भारत में उनका आगमन हुआ, यानी कि उनका आना जाना था। तो आगमन के प्रभाव में आए आसपास के लोग मुसलमान बने और उन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया? इस्लाम धर्म को अपनाया, अपने पुराने रीति रिवाजों को भी बनाए रखा। उन्होंने इस्लाम धर्म को भी अपनाया और जो उनके पुराने रीति रिवाज थे इंडियन लोगों के, उनको भी उन्होंने बनाए रखा। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, ठीक है, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारत के पश्चिमी जो क्षेत्र थे उन क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार एक महत्वपूर्ण घटना थी, यानी कि उस समय जो भारत में इस्लाम धर्म का फैल रहा था वो एक महत्वपूर्ण घटना थी उस समय के लिए। ठीक, आगे यहाँ पर बताया गया है इस्लाम के संस्थापक या पैगंबर के विषय में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, या जो यहाँ पर संस्थापक थे या उनके जो पैगंबर हैं इस्लाम धर्म के, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या ये 5 है। तो चलिए जानते हैं। जिस तरह से आप देख सकते होंगे ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सारे प्रश्न जो है इसमें इंक्लूड नहीं किए गए। ये मैं चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अलग से जो पीडीएफ फाइल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया था उसमें सारे जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर ही होंगे, सन 2016 से लेकर 2023 तक के। ठीक है, तो वो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ओनली 100 रुपीज़ उसका जो प्राइस है वो रखा गया है, केवल ओनली 500 स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए। उसके बाद उसका प्राइस आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस सवाल का आंसर देखते हैं। इस्लाम धर्म के जो प्रवक्ता हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है,
इनका जो जन्म था वो अरब देश में हुआ था। कौन सी कंट्री में हुआ था? अरब देश में, ठीक है, सऊदी अरबिया जैसे बोलते हैं आप। तो अरब देश में जिस युग में हुआ था, जिस समय में हुआ था, उस समय अरब के जो निवासी थे वो अज्ञानता के अंधकार से ग्रस्त थे, ठीक है। अज्ञानता मतलब उनके अंदर कोई ज्ञान वगैरह नहीं था। जिस समय अभी वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, अंधकार था, बहुत ही ज़्यादा अंधकार था। लोग अलग अलग तरह से जो थे वो यहाँ पर सारी चीज़ों को मानते थे। इसके साथ ही ऐसी भीषण प्रतिकूल परिस्थितियों में 7वीं शताब्दी में, कब? 7वीं शताब्दी में अरब देश में इस्लाम धर्म का स्टार्टिंग हुई। अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में, कितनी? 570 ईस्वी में हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व, ठीक है। यहाँ पर जो उर्दू कैलेंडर होता है, ठीक है, जो हिजरी सन होती है, जिससे होगी उर्दू कैलेंडर जिसके अकॉर्डिंग चलता है, उस कैलेंडर की स्टार्टिंग कब हुई? इनके जन्म से 53 वर्ष बाद, ठीक है। जब इनका जन्म हुआ उससे 53 वर्ष बाद जो हिजरी कैलेंडर था वो स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हिजरी संवत से 53 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। अरब के मक्का नगर में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो अरब जो सऊदी अरबिया है उसका एक नगर है, या आप बोल सकते हैं एक सिटी है, मक्का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, ठीक। आगे यहाँ पर बताया गया कि 40 वर्ष की अवस्था में उन्हें सत्य का दिव्य दर्शन हुआ था और एक देवदूत के द्वारा इस बात का संदेश प्राप्त हुआ कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, ठीक है। और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब ने अल्लाह के आदेश से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसके बाद जब अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उसके बाद अभी आपको बताया गया कि धीरे धीरे वहाँ के जो व्यापारी थे जो इंडिया में आते थे, उन व्यापारियों के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, ठीक है, जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश की वंशावली को प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। जो गुलाम वंश था उसकी वंशावली आपको बताना है कि किस तरह से क्या क्या कौन कौन से लोग उसमें आए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है आपको, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। गुलाम वंश की स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक से। उसके बाद आराम शाह 1210 से 1211 में, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से यहाँ पर 1236 तक, ठीक है। उसके बाद एकतुद्दीन, ठीक है, ये 1236 में आए। उसके बाद फिरोज शाह 1236 में ही फिरोज शाह आ गए। उसके बाद रजिया सुल्तान, आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस है ये, 1236 से 1240 तक। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक, इनका शासनकाल 2 वर्ष तक ही रहा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक, इनका शासनकाल काफ़ी लंबा चला, ठीक है, देख सकते होंगे, लगभग 20-21 सालों तक लगभग चला, लगभग 19 या 20 तक। तो गैसुद्दीन बलबन आए उसके बाद 1265 से और 1227 तक, इनका शासनकाल भी काफ़ी लंबा चला। उसके बाद 1287 से 1290 तक कैकुबाद, ठीक है। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? कैकुबाद। ये भी आपको याद रखना है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ये बीच का भले से कुछ ना पूछे, लेकिन स्टार्टिंग में और लास्ट का जो था वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। परीक्षा में ये चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं कि स्थापना किसने की थी या उसका अंतिम शासक कौन था इस वंश का, तो ये आपको याद रखना। भले से ये बीच की सारी चीज़ें याद ना रख पाएँ, ठीक, लेकिन स्थापना और अंतिम शासक आप जरूर याद रखें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े परीक्षाओं में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बता रहे हैं इसी वीडियो में ताकि बाद में आपको समझ में आ जाए। प्रश्न संख्या 7 है, सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित तथ्यों को समझाइए। सल्तनत काल में जो प्रशासन था वो किस तरह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रशासन किस तरह से था, उससे संबंधित सारे तथ्यों को आपको बताना है। चलिए बताते हैं। मुस्लिम राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी अथवा धर्म प्रधान राज्य थे, ठीक है। मुस्लिम जो राज्य थे, ठीक है, वो कैसे थे? वो कहीं ना कहीं धर्म को ज़्यादा मानते थे, ठीक है, और धर्म प्रधान राज्य थे। खलीफा ही पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान होता था। उसमें एक पद होता था मुस्लिम जगत में जिसे खलीफा बोलते हैं, वही क्या होता था? पूरे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च प्रधान होता था, ठीक। इसके बाद सल्तनत कालीन प्रशासन 3 भागों में विभक्त था। जो सल्तनत कालीन प्रशासन था वो कितने भागों में डिवाइड था? 3। केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, उसके बाद था प्रांतीय प्रशासन और उसके बाद स्थानीय प्रशासन, ठीक है। इसके बाद सुल्तान को शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होती थी। जो सुल्तान होता था, ठीक है, उसके लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता था। जिस तरह से अभी आपने देखा होगा अपने इंडिया में ही एक मंत्रिपरिषद बनी हुई होती है, उसमें बहुत सारे जो मंत्री हैं वो उसमें रहते हैं, जो कि प्रशासन जो शासन था शासन का कार्य करते हैं, ठीक। तो प्रांतों में विभक्त
साम्राज्य में एक एक सूबेदार होता था, जो प्रांत होते थे अलग अलग राज्य जिसे आप बोलते थे, तो उसमें एक एक सूबेदार होता था। ठीक है, कब? सल्तनत काल में। ठीक है, ये प्रशासन से सारी चीज़ें बताई गई, प्रशासन से रिलेटेड। तो उसके बाद सल्तनत कालीन शासन का सबसे दुर्बल तथा अव्यवस्थित विभाग कौन सा था? न्याय विभाग था। ठीक है, यहाँ पर दुर्बल भी कहा गया और अव्यवस्थित भी कहा गया, यानी कि कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी इस समय। किस समय? सल्तनत काल में जो न्याय विभाग की व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, जिस वजह से दुर्बल और अव्यवस्थित कहा गया। सुल्तान जो था वो राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। सुल्तान कौन होता था? राज्य का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पदाधिकारी होता था। वह पूर्णतः निरंकुश होता था। कैसा होता था? एकदम निरंकुश। ठीक है, वह स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। किसका? अल्लाह का प्रतिनिधि कौन मानता था? ये यहाँ पर जो सुल्तान होता था। ठीक है, तो ये सल्तनत काल प्रशासन से संबंधित सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके साथ ही दोबारा से ये सारी चीज़ें एक बार फिर आपको रिपीट की जाएंगी जब मैराथन क्लासेस चलेंगी। ठीक है, जब मैराथन क्लासेस चलेंगी सारी चीज़ें आपको दोबारा से समझाई जाएंगी और अच्छे तरीके से, ताकि परीक्षाओं तक आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, और आगे यहाँ पर हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 8 है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि दक्षिण के प्रमुख राजवंशों के विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। जो दक्षिणी राज्य थे, ठीक है, उन राजवंशों के विषय में अपने विचार प्रकट करना है आपको, अपने विचार। ठीक है, तो दक्षिण भारत में राज्य करने वाले प्रमुख राजवंश निम्नलिखित थे। चालुक्य वंश थे या चोल वंश थे, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश, ये कैसे थे? दक्षिण भारत में निवास करने वाले वंश थे। इसमें सबसे पहला चालुक्य वंश के बारे में बताया गया कि चालुक्यों ने दक्षिण भारत में कई वर्षों तक शासन किया। चालुक्यों की 3 शाखा थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। ठीक है, तो पढ़ेंगे इनके बारे में। कल्याणी के चालुक्य कौन थे? जिन चालुक्य वंशी शासकों ने हैदराबाद स्थित कल्याणपुर को राजधानी बनाया, वे कल्याणी के चालुक्य के नाम से जाने जाते थे। तो कोई आपसे पूछे या प्रश्न आपसे पूछे कि भैया कल्याणी के चालुक्य से आप क्या समझते हैं, कल्याणी के चालुक्य कौन थे, तो फटाफट आपको लिखना है कि जिन चालुक्य वंशी शासकों ने हैदराबाद में स्थित कल्याणपुर था, ठीक है, एक जगह कल्याणपुर है हैदराबाद में, उसको राजधानी बनाया, तो वे क्या कहलाए? कल्याणी के चालुक्य के नाम से जाने जाने लगे। अब पूछा है आपसे वातापी के चालुक्य, तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ ही लेते हैं जब आपको पढ़ना है। तो वातापी के चालुक्य कौन थे? तो जिन चालुक्य शासकों ने बीजापुर में स्थित वातापी को अपनी राजधानी बनाया, वे वातापी के चालुक्य कहलाए। इस वंश की स्थापना जय सिंह नामक शासक ने की थी। इस वंश की स्थापना किसने की थी? जय सिंह नामक एक शासक था, उसने की थी। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक था। इसके बाद आगे इसमें क्या बताया गया कि पुलकेशिन द्वितीय के अयोग्य उत्तराधिकारियों का लाभ उठाकर, पुलकेशिन द्वितीय के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे, पुलकेशिन द्वितीय के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ इस शासनकाल में। ठीक है, जो अयोग्य उत्तराधिकारियों का लाभ उठाकर राष्ट्रकूटों ने इस राजवंश का बिल्कुल अंत कर दिया, एकदम निचोड़ मार दिया। ठीक है, बिल्कुल अंत कर दिया। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर बताया गया वेंगी के चालुक्य कौन थे? तो आंध्र प्रदेश में स्थित थे। ये कैसा, कहाँ पर थे? ये लोग थे आंध्र प्रदेश में स्थित वेंगी को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक वेंगी के चालुक्य कहलाए। इस राजवंश का जो संस्थापक था विष्णुवर्धन था। इस राजवंश का संस्थापक कौन था? वेंगी वंश के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? ठीक है, विष्णुवर्धन। इस वंश का सबसे अधिक जो शक्तिशाली शासक था वो विजयादित्य था, विजयादित्य हुआ था, विजयादित्य। ठीक है, इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, वेंगी के चालुक्य राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विजयादित्य हुआ था, विजयादित्य। ठीक है, उसके बाद है आपके राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में यहाँ पर बात करेंगे, तो राष्ट्रकूट वंश में क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश के बारे में, चालुक्यों के पतन के बाद, जब चालुक्यों का पतन हो गया, वेंगी के चालुक्य, ठीक है, इन सभी का पतन हो गया, वातापी के चालुक्यों का। ठीक है, तो चालुक्यों के पतन के बाद 8वीं शताब्दी के अंत में, 8वीं शताब्दी के लास्ट में राष्ट्रकूट नरेश दुंतीदर्ग, क्या नाम है? राष्ट्रकूट नरेश दुंतीदर्ग ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। कैसी? अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी और मालखड़े को अपनी राजधानी बनाया उसने। किसने? राष्ट्रकूट नरेश दुंतीदर्ग। ठीक है, कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा ध्रुव, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष प्रथम आदि इस वंश के प्रमुख स्थान शासक थे। ठीक है, कौन थे? प्रमुख स्थान शासक थे, केंद्र शासक थे। लगभग 10वीं शताब्दी में चालुक्य राजा तैलय द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के राज्य पर अधिकार कर लिया। 10वीं शताब्दी में क्या हुआ? जो चालुक्य राजा थे तैलय द्वितीय, इन्होंने दोबारा से राष्ट्रकूटों के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया? पल्लवकालीन संस्कृति पर आपको प्रकाश डालना है। जो पल्लवकालीन संस्कृति थी, ठीक है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। पल्लवकालीन संस्कृति के बारे में बताना है। पल्लवों के शासनकाल में साहित्य की अत्यंत प्रगति हुई। इन शासकों ने तमिल भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अधिक महत्व दिया। ठीक है, इन शासकों ने किन्होंने? पल्लवकालीन जो शासक थे इन्होंने तमिल भाषा को ज़्यादा स्थान नहीं दिया, बल्कि संस्कृत भाषा को अधिक बढ़ावा दिया। ठीक, पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांची थी। साहित्य का प्रमुख स्थान केंद्र थी। किसका थी? साहित्य का प्रमुख स्थान केंद्र कांची इनकी राजधानी थी। कवि भारवी, दंडेन,
मातृदत्त, ठीक है, और साहित्य सम्राट थे, ठीक है। कवि जो भारवी थे, ठीक है, कवि भारवी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कवि भारवी क्या थे? कवि भारवी जो थे वो दंडिन, इसके अलावा मातृदत्त और साहित्य सम्राट थे। आगे बताया गया कि महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित मत्तविलास प्रहसन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो मत्तविलास प्रहसन साहित्य की एक कृति है, ठीक है, इसका जो राइटर है वो आपसे पूछा जाएगा कि मत्तविलास प्रहसन किसकी कृति है या किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि महेंद्र वर्मन, ठीक है, ये किसने रचित की है, किसके द्वारा रचित है? महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित मत्तविलास प्रहसन पल्लवकालीन, कौन से काल में लिखी गई थी? पल्लवकालीन साहित्य की अनुपम कृतियों में से एक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार आपको समझाई जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार बीच बीच में, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में, ठीक। इस काल में वेद अध्ययन और संस्कृत भाषा की शिक्षा का अत्यधिक प्रचार हुआ था और राजकीय आज्ञाएं संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। कोई भी राजकीय आज्ञा होती थी, राष्ट्र से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड कोई भी आज्ञा पत्र होता था या कोई जो ऑफिशियल लेटर होते थे वो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे जाते थे। कांची का विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। कांची में एक यूनिवर्सिटी थी, उस समय की शिक्षा का, एजुकेशन का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है चोल वंश की संस्कृति को अब आपको समझाना, ठीक है। चोल वंश की संस्कृति भी समझ लेते हैं फटाफट। तो इसमें बताया गया कि चोल राजाओं के काल में साहित्य की बहुत उन्नति हुई। जो चोल राजाओं का काल था उसमें साहित्य की अत्यधिक उन्नति हुई। जीवक, चिंतामणि, शूलमणि, गलुप्पीण, कुंडलकेशी और कल्लदम, ठीक है, कल्लदम, कुंडलकेशी, कल्लदम, रसोलियम। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है दंडी मलंगारम, ठीक है, दनी मलंगारम, ठीक है, दनी मलंगारम, ठीक है। यहाँ पर उच्चारण भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो कि दनी मलंगारम, आप जिस तरह से पढ़ सकते हैं फिलहाल पढ़ें। दनी मलंगारम आदि इस काल की मुख्य साहित्यिक कृतियाँ, ये सारी की सारी क्या हैं? ये रचनाएं हैं, ठीक है, क्या है? रचनाएं इस काल की, किस काल की? जो यहाँ पर बताया गया है चोल वंश की, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? ये रचनाएं हैं, ठीक है, रचनाएं इस काल की मुख्य साहित्यिक कृतियाँ हैं। जैन पंडित तर्कदेवर, ठीक है, तर्कदेवर। इसके बाद बताया गया तालोमोक्ति, लेखक जैन गोदार, कंबन, उसके बाद कल्लदनर, ये कवि जो थे, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये कवि, ये लेखक हैं, बाकी ये यहाँ पर कवि बताए गए हैं। आदि इस काल के महान विद्वान थे। इस काल में मंदिर शिक्षा के केंद्र थे। मंदिर क्या थे? शिक्षा के केंद्र थे। कला के क्षेत्र में अत्यंत उन्नति हुई इस काल में, चोल वंश के काल में। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, ब्रह्मदेशम का तिरुपालेश्वरम मंदिर, इसके बाद है बताया गया ऐरावतेश्वर मंदिर, इस काल की कला के अनुपम उदाहरण हैं। चोलकालीन शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। जो चोलकालीन शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, ये भी आपको याद रखना। तो चोल वंश की जो संस्कृति वो कुछ इस तरह से थी जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम एक बार समाप्त करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी पिछली क्लास को अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया है तो सभी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब चैनल पर बना दी गई है, आप चैनल पर जाकर अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।